गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? जैसे कि कोई एक ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे कोई ब्लड का क्लॉट या फिर कोई फैटी सब्सटेंस का फोमी क्लॉट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। उस क्लॉट का कोई ना कोई पार्ट टूट के, जैसे ये पार्ट यहाँ से टूट गया और ये क्लॉट जो बना था, जो थ्रोम्बस बना था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। यानी ब्लड का क्लॉट फाइब्रिन वहाँ पे अगर फॉर्म हो जाता है स्लाइटली, माना कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई थी और वहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे वहाँ पे एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, और वो क्या कहलाता है? एक जगह पे अगर जो फिक्स्ड क्लॉट है वो तो क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। लेकिन उसी थ्रोम्बस का कोई ना कोई पार्ट टूट के या फिर बहुत सारी जो सेल जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ था वो एक जगह पे जो गुच्छा बनाता, उस गुच्छे में से कोई एक छोटा सा पार्ट टूट के और ब्लड वेसल्स उनके अंदर क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। तो सर्कुलेट जो पार्ट जो क्लॉट है वो क्या कहलाता है? अपना एम्बोलाई। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एम्बोलिज्म। और ये थ्रोम्बस। जो पार्ट जो क्लॉट किसी ब्लड वेसल्स के अंदर, चाहे वो मेजर ब्लड वेसल्स हो या फिर माइनर ब्लड वेसल्स हो, उनके अंदर क्या हो, वो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो मेजर आर्टरीज होती हैं, मेजर वेन होती हैं, जैसे इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा हैं, या फिर आवर्टा हो गया, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई थ्रोम्बस बन गया और वो टूट के किसी पर्टिकुलर या फिर कोई थिन ब्लड वेसल से उसके अंदर क्या हो जाता है? वो ट्रैप हो जाता है। तो उसके आगे की ब्लड सप्लाई उसको क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। वो कौन? एम्बोलाई। वो एम्बोलाई वो आके उस पार्ट की जो असेंडिंग ब्लड सप्लाई है वो क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे बहुत सारे चेंजेस है उस ऑर्गन और पार्ट से रिलेटेड अपने को दिखाई देते हैं। तो वो जो एम्बोलाई है, वो एम्बोलाई यहाँ पे अपने किस में ट्रैप हो रहा है? अपनी पल्मोनरी सिस्टम में, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन के अंदर मोस्टली अपने पल्मोनरी आर्टरी, उसी के अंदर क्या होता है, वो अपना जो पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है या फिर एम्बोलाई है, वो वहाँ पे क्या होता है, या फिर जो थ्रोम्बस है वो क्या होता है, वहाँ पे या तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है वहीं पे पर्टिकुलरली, या फिर कोई किसी दूसरी जगह पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रखा था लेकिन वो अपनी पल्मोनरी आर्टरी या वेन उसके अंदर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, उसके अंदर फंस जाता है। तो उसके असेंडिंग जो ब्लड सप्लाई उसको क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। और वहाँ पे बहुत सारे क्लिनिकल फीचर, जैसे मोस्टली साइनोटिक क्लिनिकल फीचर हैं वो दिखाई देते हैं। यानी साइनोसिस, वहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन है वो दिखाई देती है उस ऑर्गन पार्ट, या फिर अगर कोई मेजर जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर अगर ट्रैप हो जाता है तो उसके अंदर अपनी कंप्लीट ऑल और बॉडी से रिलेटेड अपने चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं। कंडीशन यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी कि कंडीशन क्या? अपनी पल्मोनरी आर्टरी है, उसके अंदर किसी दूसरी जगह से आके टूट के बॉडी के अंदर किसी फर्दर किसी और कोई दूसरी जगह पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन उसका कोई स्लाइटली छोटा सा पार्ट टूट के और अपनी पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर आके क्या हो गया है? ट्रैप हो गया, उसके अंदर फंस गया है और उसके अंदर क्या कॉज कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। अंडरस्टैंड? कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो अपन कौन सी कंडीशन को कहेंगे? कि थ्रोम्बस की वो कंडीशन, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? अपने एम्बोलाई में। और एम्बोलाई है या फिर एम्बोलिज्म है वो क्या कॉज करता है? अपनी पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर आके क्या कर देता है? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, आगे की ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण फर्दर अपने को साइनोटिक या हाइपोक्सिक चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं। कंडीशन कहलाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है मोस्टली कौन कौन सी कंडीशन में, या फिर इसके कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कॉज करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसको कॉज करते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल फीचर के अंदर, रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर।
जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर क्या हो गई, किसी जगह पे क्या हो गया, ट्रॉमा हो गई, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई कोगुलेशन की प्रॉब्लम, हाइपर कोगुलेशन, अगर बॉडी के ब्लड के अंदर कोगुलेशन की प्रोसेस वहाँ पे हो रही है, या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन, या फिर पर्सन क्या कर रहा है, टाइट क्लॉथिंग, टाइट क्लॉथ पहन रहा है। और मोस्ट कॉमनली जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है वो दिखाई देती है, या तो दिखाई देती है अपनी किसके कारण, वेरिकोस वेन के कारण, कि वेरिकोस वेन क्या होता है कि जो पर्सन की जो लेग होती हैं वो पर्सन्स जो ज़्यादा समय तक क्या कर रहते हैं, स्टैंड रहते हैं, ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं, उन पर्सन्स की जो लेग की जो वेन है वो मोस्टली माना कि स्ट्रेट होते हैं और उनके अंदर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि जब पर्सन स्टैंड रहता है तो उसको हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने की, हार्ट तक वापस उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने में उन वेन को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो वहाँ पे प्रेशर की वजह से इनके अंदर हाइपरट्रोफी की कंडीशन हो जाती है। और ये वेन है, आपने अगर कोई वेरिकोस वेन का पेशेंट देखा होगा तो उस पेशेंट की जो लेग है वो की जो लेग है उसके चारों ओर बाहर की तरफ उसको अपने जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने को दिखाई देगी और बाहर की तरफ अच्छे तरीके से उभरी हुई और पाल्पेबल अपने को दिखाई देंगी। वो कंडीशन क्या कहलाती है, वेरिकोस वेन। उन पेशेंट के अंदर क्या होता है कि ब्लड है वो धीरे धीरे स्टेसिस होने लग जाता है, धीरे धीरे रुकने लग जाता है, और ब्लड जहाँ पे रुकता है अपने सर्कुलर मोशन के अंदर तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो क्लॉट या फिर थ्रोम्बस है आगे जाके किसी फर्दर जो थिन ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी वेन है, उनके अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट एक कंडीशन और आती है वेरिकोस वेन के बाद में, जो पेशेंट है इमोबिलाइज्ड है, यानी कि वो पर्सन, वो पेशेंट जो क्या है, इमोबिलाइज्ड है, यानी कि वो क्या नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। वो पर्सन जैसे कि बेड रिडन पेशेंट, इमोबिलाइज्ड यानी अपन उसको बोल सकते हैं कि बेड रिडन, किसी की कंडीशन की वजह से वो पेशेंट क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, इधर उधर घूम नहीं सकता। तो उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो लेग की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे रुकने लग जाता है। वही वेरिकोस वेन, इनके अंदर तो ब्लड है वो आगे की तरफ पुश आउट नहीं हो पाता है, इनके प्रेशर की कम हो जाने की वजह से और रेसिस्टेंस डेवलप हो जाने की वजह से, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाने की वजह से और प्रेशर कम हो जाने की वजह से वहाँ पे इनमें डायलेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या नहीं होता, ब्लड वापस हार्ट की तरफ नहीं जा पाता है। इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है उस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। और जो बेड रिडन पेशेंट है उनके अंदर भी, क्योंकि पर्सन है उसके लेग हैं वो एक जगह पे स्टेबलाइज्ड रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वहाँ पे कोई क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया वो एम्बोलाई में कन्वर्ट होकर और अपनी पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर क्या हो सकता है, फंस सकता है, ट्रैप हो सकता है और अपनी डिजीज कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती है। और एक पेशेंट वो भी जो पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड की उसके अंदर इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड की उस पेशेंट के अंदर अगर इंजरी हो गई है तो उस पेशेंट के अंदर जो माना कि स्पाइनल कॉर्ड उसके लंबार रीजन में हो गया, थोरेसिक रीजन में हो गया है, उसके सेक्रल रीजन के अंदर किसी प्रकार की कोई इंजरी होगी जिसके कारण मोस्टली अपनी लंबार और सेक्रल रीजन है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई नर्व इंजरी हो गई है, जिसके कारण पेशेंट के जो लेग्स और हैंड्स वो क्या नहीं करते, काम नहीं करते। तो उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट के अंदर अपने को क्या दिखाई दे सकता है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है वो दिखाई दे सकती है। या फिर पैरालाइज्ड पेशेंट, पेशेंट पैरालाइसिस हो गया तो भी अपने जो इनवॉलेंट्री यानी कि पेशेंट अपने आप या फिर मूवमेंट है वो अपने वॉलेंट्री यानी जब चाहता है तब उनके अंदर मूवमेंट नहीं कर पाता। जब अपन बाहर से मूवमेंट करवाते हैं तभी वो क्या करते हैं उसके, यानी कि इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे अपन उस पेशेंट की जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उनको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो रिस्क फैक्टर या डिजीज कंडीशंस जो क्या कॉज करती हैं उस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन कॉज करते हैं, जैसे कि ट्रॉमा हो गया या फिर पेशेंट के अंदर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई यानी कि एरिथमिया हो गया, या फिर पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन रह रहा है,
उस कंडीशन में भी ब्लड है वो धीरे धीरे वेन्स के अंदर क्या होता है, जो आर्टरी और वेन उनके या फिर जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स उसके अंदर धीरे धीरे सर्कुलेट होता है। हो सकता है पेशेंट के अंदर कोई कोगुलेशन की प्रॉब्लम है नेचुरली जो एंटीकोगुलेंट्स है बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उनकी अमाउंट है वो कम हो गई है कि नहीं, या फिर पेशेंट है प्रेग्नेंट कंडीशन है जिसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन क्रिएट हुई है, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है, जो मेजर जो वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा, वो क्या होती है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से कंप्रेस होती है। जब कंप्रेस होती है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई है वापस हेड की तरफ कम होती है, और जो लेग है या फिर जो वेन है उसके अंदर क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा उसके अंदर या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, वहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। वो भी क्या कॉज कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। या फिर पेशेंट टाइट क्लॉथ्स पहन रहा है जिससे ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, दब गई हैं, कंप्रेस हो गए हैं, तो उनमें भी क्या हो सकता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशन जैसे कि वेरिकोस वेन है इमोबिलाइज्ड पेशेंट है, पेशेंट बहुत ज़्यादा समय तक यानी कि चाहे वो अनकॉन्शियस अपन उसको बोल सकते हैं, या फिर उस पेशेंट को पैरालाइज्ड हो सकता है, या फिर उस किसी पेशेंट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, तो वो पेशेंट भी क्या रहते हैं, इमोबिलाइज्ड रहते हैं, यानी बेड रिडन, बेड पे ही लेटे रहते हैं, किसी भी प्रकार का उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तो वो पेशेंट सबसे ज़्यादा पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनके अंदर दिखाई देता है, क्योंकि जब भी वो थ्रोम्बस या किसी जगह पे फॉर्म हुआ है वो एम्बोलाई में कन्वर्ट होता ही है, और होता है तो मोस्टली अफेक्टिंग जो अपने पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ही आता है, उसके अंदर ही अपने को साइनोटिक या फिर हाइपोक्सिक चेंजेस लेके आते हैं। ये अपने कुछ रिस्क फैक्टर या फिर जो डिजीज़ कंडीशन थी जिनकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज होता है। नेक्स्ट अपन इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसका अपन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर किसी पेशेंट के अंदर हो रहा है तो उसका प्रिवेंशन अपन कौन कौन से मेजर, फर्स्ट अपन उसको एक्टिव लेग एक्सरसाइज, एक्टिव लेग एक्सरसाइज, अगर पेशेंट है चल सकता है आराम से तो उसको अपन लेग एक्सरसाइज यानी उसको अपन वॉकिंग के लिए प्रीफर करेंगे कि हाँ आप चलो, और सुपरविजन में माना कि पेशेंट हो रहा है उसको चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं जब चलता है तो अपन उसको पकड़ के भी क्या कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, ताकि उनके अंदर जो लेग है उनके अंदर मूवमेंट होगा तो ब्लड का वहाँ पे स्टेसिस नहीं होगा और क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक्टिव लेग एक्सरसाइज। सेकेंड पैसिव लेग एक्सरसाइज, पैसिव लेग एक्सरसाइज जैसे कि अपन उस पेशेंट के अंदर माना कि इमोबिलाइज्ड पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, उस बेड रिडन के पेशेंट के अंदर अपन जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अपन जो इंटरनली वेन है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई थ्रोम्बस फॉर्म हो गया तो उस थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए या फिर फॉर्म ही नहीं हो इसलिए अपन बेड रिडन पेशेंट के अंदर एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है डीवीटी पंप, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इनको प्रिवेंट करने के लिए जो पंप यूज़ करते हैं वो अपनी जो लेग्स है वहाँ पे उसको बांधा जाता है, टाई किया जाता है। डायग्राम देखना कि YouTube के ऊपर देख लेना, वीडियो देख लेना कि डीवीटी पंप कैसे काम करता है और अपन कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं उनके अंदर अप्लाई करते हैं। मोस्टली वो पेशेंट उन्हीं पेशेंट के अंदर अप्लाई करते हैं जो क्या है ज़्यादा लंबे समय से बेड रिडन है, वो बेड के अंदर ही लेटे रहते हैं। उसी दौरान अपन क्या करते हैं, उस पेशेंट के अंदर डीवीटी पंप है वो यूज़ करते हैं ताकि क्या नहीं हो, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो, और वही थ्रोम्बस अपनी डिजीज़ कंडीशन को कोज करता है, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कोज करता है। तो अपन जो रिस्क फैक्टर है उनको पहले से ही अपन क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं ताकि वो डिजीज कंडीशन आगे की तरफ प्रोग्रेस ही ना हो। तो एक्टिव लेग एक्सरसाइज उस पेशेंट को अपन क्या करेंगे, चलने के लिए बोलेंगे कि आराम से चलो, घूमो थोड़ा बहुत, ताकि क्या रहो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का धीरे धीरे सर्कुलेट होता रहे और ब्लड किसी जगह पे कोई भी जो वेन्स है उनके अंदर क्या नहीं हो, स्टेसिस नहीं हो। नेक्स्ट पैसिव लेग एक्सरसाइज भी अपन उस पेशेंट को अंदर परफॉर्म करवाते हैं ताकि पैसिव लेग एक्सरसाइज अपन खुद भी उसके लेग उनको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, लेग वहाँ पे स्लाइटली अपन मसाजिंग कर सकते हैं। और जो डीवीटी पंप है अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन के अंदर है तो उस पेशेंट के अंदर अपन डीवीटी पंप भी अपन यूज़ कर सकते हैं ताकि वो क्या हो, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो और वो एम्बोलाई में कन्वर्ट होकर और पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है वो क्रिएट नहीं होने दे। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ये कुछ डिजीज कंडीशन या फिर ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स जिनसे अपन क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, और वही थ्रोम्बस अपनी डिजीज कंडीशन को कोज करता है एम्बोलिज्म, तो उससे भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में